हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या था? ऐसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर नहीं। जैसे मान लो कि तुमने अगर 1 लीटर वाटर लिया तो वो तो सॉल्वेंट है, उसमें थोड़ा सा अगर तुमने मान लो सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, तो सॉल्ट अगर डाल दिया, मान लो 1 मोल तुमने सॉल्ट डाल दिया NaCl। अब अगर NaCl 1 मोल डाल दिए तो उसका जो इफेक्ट है, और फिर अगले अगले दिन क्या किया, या सेम डे में मान लो दूसरा तुम्हारे पास जो है दूसरा एक 1 लीटर का और भी है वाटर, उसमें तुमने डाल दिया 1 मोल मान लो कुछ और शुगर डाल दिया, ठीक है, या सॉल्ट में ही कुछ मान लो NaCl नहीं KCl डाल दिया। तो ये सॉल्ट तो ये मतलब ये डिफरेंट है ना सॉल्यूट, चाहे शुगर डालो या KCl डालो तो वो तो डिफरेंट है, लेकिन इफेक्ट सेम होगा, ठीक है। तो अगर इफेक्ट सेम हो रहा है, जैसे प्रेशर, वेपर प्रेशर पर इफेक्ट सेम होगा, तो प्रेशर जो था प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा दोनों केस में। वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि वो डिजोल्व होने के बाद क्या करेगा, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा। और सॉल्यूशन में हमको पता है कि सॉल्यूशन में जो है क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है उसका सरफेस जो है कुछ कुछ सरफेस को कवर कर लेता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसी से अब इवापोरेट हो पाएगा, ठीक है। तो और अंदर में भी जो है वो सिमेट्रिकली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सॉल्यूशन में यही होता है ना। तो सॉल्यूशन क्या है कि डिजोल्व होने के बाद हर जगह वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर सॉल्यूशन अगर कंप्लीट हो गया है तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था वो क्या था कि हमने ये सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट इसमें सॉल्वेंट में, तो कोई भी सॉल्यूट डाले हम, ठीक है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो अगर 1 मोल डाल रहे हो तो 1 मोल, अगर 1 मोल डाल रहे हो मान लो सॉल्ट, और फिर 2 मोल डाल दिया अगर मान लो कुछ शुगर, तो फिर दोनों में डिफरेंस आएगा, दोनों में जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफरेंट मोल लिया है। लेकिन अगर मान लो तुमने एक ही मोल लिया, 1 मोल या तो तुम सॉल्ट लो या 1 मोल ये शुगर लो, तो इफेक्ट सेम रहेगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नंबर पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर नहीं, ठीक है। तो उसमें जो हमने 4 टाइप पढ़ा था, पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग जो है ये पढ़े थे हम लोग फर्स्ट टाइप में, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। 4 था ना टाइप, तो फर्स्ट टाइप था ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ये हम बेसिक तो पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग का मतलब क्या है। तुमने अगर ये जो है सॉल्वेंट है तुम्हारे पास, तो उस टाइम वेपर प्रेशर ज्यादा होगा प्योर फॉर्म में तो, और उसमें कुछ भी तुम डाल दोगे उसके अंदर, तो वो जो है उसका कुछ एरिया कवर कर लेगा, तो अब जो है वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो इसका मतलब क्या, कम होने का मतलब क्या, वो थोड़ा घट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टर्म आया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव क्या है, जो ओरिजिनल था उससे डिवाइड कर दिया तो हो गया रिलेटिव, ठीक है। तो ये इसके इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी फॉर्मूला 1 बाय 1 देखते हैं। तो फॉर्मूला जो है सबसे पहले है पीएस, जो है पीएस इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट एस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। पीएस क्या था, पीएस है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और पी नॉट एस क्या है, वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जहां पर भी नॉट दिखे इसका मतलब वो है प्योर के लिए, मतलब सॉल्वेंट के लिए, और जहां पर नहीं है नॉट मीन्स पीएस है, तो ये है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो अब देखो, ये मान लो तुम भूल गया, ठीक है, ये मान लो भूल गया, हमने बताया भी था, अगर ये भूल गया तो इसका भी, इसको जो है तुम मतलब इसके बारे में सोच सकते हो, इस फॉर्मूला को तुम लॉजिक अगर लगाओगे तो वो फॉर्मूला तुम सोच सकते हो। कैसे? जैसे मान लो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट है, तो ये मान लो कंटेनर है तुम्हारे पास, और इसमें प्योर सॉल्वेंट है, मान लो वाटर है, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका जो है ये इवापोरेट करेगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में है कुछ ना कुछ, इसका जो है वेपर फॉर्म रहेगा, होगा। तो वेपर फॉर्म है तो वेपर प्रेशर जनरेट करेगा ये। अब क्या है, अब मान लो तुमने इसमें सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, तो सॉल्ट जो है कुछ एरिया कवर कर लेगा, तो अंदर भी और सरफेस पर भी। तो सरफेस पर मान लो थोड़ा सा एरिया कवर कर लिया, ठीक है, तो थोड़ा सा एरिया कवर किया मतलब क्या, मान लो 25% एरिया कवर कर लिया। तो इसका मतलब प्योर जितना था पहले पहले जब प्योर फॉर्म में मान लो पी नॉट एस जो था
ये वाटर के लिए मान लेते हैं अभी, ये मान लो कुछ था, ये मान लेते हैं अभी, मान लो ये जो है वाटर या कोई दूसरा सॉल्वेंट है, ये मान लो 12 एटीएम है, ऐसे ही मान लिया, इतना तो होता नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो गया बट हम मान लिया ऐसे ही। तो ये कब है, ये प्योर फॉर्म में मान लेते हैं। अब तुम इसमें सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट डालने से क्या होगा, वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि कुछ एरिया कवर कर लिया इसने, सरफेस एरिया, तो घटेगा, तो इससे कम हो जाएगा ना। अब कितना घटेगा ये क्वेश्चन है, तो जितना तुम डालोगे उसमें उतना ज्यादा घटेगा। मान लो तुमने आधा डाल दिया 50%, तो आधा हो जाएगा। अभी अगर 25% डाला है मान लो, तो कितना परसेंट, ये जो है 25% डाला है तो 25% कम हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कितना, इसका 75% बचेगा। तो 25% एरिया अगर कवर कर लिया तो 75% बचा है। तो 75% का मतलब क्या, 75/100, 3/4। तो क्या करेंगे हम, कितना कितना इसमें बचा हुआ है, 3/4, तो 12 इंटू 3/4 करेंगे, मतलब कितना, ये जो है ये आएगा 9 एटीएम अभी बचा हुआ है। और अगर आधा हो गया, आधा अगर कवर कर लिया तो हाफ कर देंगे। और अगर 75% कवर कर लिया है, मान लो तुमने बहुत ज्यादा डाल दिया इसमें सॉल्ट, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल दिया या कोई भी सॉल्यूट, तो इसमें बहुत ज्यादा अगर कवर कर लिया तो थोड़ा ही बचेगा। तो मान लो 75% तुमने डाल दिया, तो बचेगा कितना, 25%। तो 25% ही अब इवापोरेट हो पाएगा। तो 12 था जब, कब, जब 100% इवापोरेट हो रहा था। अब अगर तुमने 75% इसमें डाल दिया सॉल्ट या शुगर कुछ भी, अब देखो ये जो है ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि तुमने इसमें, तुम चाहे इसमें शुगर डालो या सॉल्ट डालो, इफेक्ट सेम होगा, यही ना। मान लो तुमने इसमें 50% शुगर डाल दिया, तब भी इफेक्ट वही होगा, या 50% तुमने सॉल्ट डाल दिया तो इफेक्ट वही होगा, समझ में आया। तो नंबर से डिपेंड पर, ये नंबर पर डिपेंड करता है, ये तुमने क्या डाला है, सॉल्ट डाला है, शुगर डाला है, उस पर डिपेंड नहीं करता। कितना एरिया बचा हुआ है सॉल्वेंट का, उससे मतलब है इसको, ठीक है। तो मान लो 75% तुमने मिक्स कर दिया, तो कितना एरिया बचा हुआ है प्योर, ये 25%। तो 25%, तो कितना अभी ये वेपर प्रेशर जनरेट होगा, 25%। तो 25% मतलब क्या, 1/4। तो हम क्या करेंगे, जब ये प्योर था 100% तब था 12, तो अभी कितना आएगा, अभी 1/4 आएगा, मतलब 25/100 कहने का ये मीनिंग है। 25/100 करोगे तो वो भी 1/4 ही है ना, तो इसका मतलब 3 एटीएम आएगा। क्लियर है। अब देखो यहां पर ये क्या है, ये 1/4 जो है, ये जो हमने किया है, ये क्या है, ये है किसका अभी बचा हुआ है, सॉल्वेंट का या ये सॉल्यूट का। अगर मान लो तुमने 75% तुमने डाल दिया है क्या, सॉल्यूट, तो इसका मतलब 25% बचा हुआ है, क्या क्या बचा है, 20 सॉल्वेंट। तो ये 25% किसका है, सॉल्वेंट का ना, तो वही तो लिखा है, समझ में आया। ये जो है ये जो परसेंटेज हम बता रहे हैं ये मोल के टर्म में है, ठीक है। तो देखो ये 1/4 मोल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल जो था 12 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अब देखो अब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसके लिए पहले ये देखेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर ये बताओ कितना घटेगा, कितना घटेगा, आप दिमाग लगाओ। जितना एरिया सॉल्यूट ने कवर कर लिया है वही घटेगा, यही ना। तो कितना घटेगा, तो जितना ओरिजिनल था और कितना अभी है वो माइनस कर दो, तो इसका मतलब उतना घट गया। जैसे अभी इसमें कितना है, इसमें है कितना, 3 है, तो इसका मतलब 9 घट गया, यही ना। तो 3 अभी जो है बचा हुआ है, अभी मतलब इतना वेपर प्रेशर है, तो 12 - 3 कर देंगे तो 9, इसका मतलब खत्म हो गया। तो 9 किसने कवर कर लिया है, क्यों खत्म हुआ, क्योंकि ये सॉल्यूट 75% कवर कर लिया है, इसलिए 9 खत्म हो गया, यही ना। 12 था प्योर ओरिजिनल और 75% आ गया सॉल्यूट, तो 75% बोले तो इसका 75% कितना, 9। तो 9 खत्म हो गया, तो बचा हुआ है कितना, 3, मतलब 1/4 बचा है, मतलब 3 बचा है ना। लोअरिंग कितना हुआ, जो प्योर था और माइनस अभी जो बचा हुआ है। तो देखो जो प्योर था P0S माइनस PS, ये अभी बचा हुआ है, तो ये हुआ लोअरिंग। तो अब बताओ 12 - 3 जो कर रहे हैं हम, मतलब ये जो बचा हुआ है 12 - 3 ये बचा हुआ है, तो कितना है, 9 है ना। 9 हम कैसे लाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखो जो प्योर है, ये जो है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट जो है कितना घट गया है वो है,
कितना लोअरिंग हुआ है वो है। तो कितना होगा लोअरिंग, दिमाग लगाओ, जितना एरिया सोल्यूट ने कवर कर लिया होगा वही ना होगा, उतना ही ना घटा होगा। तो सोल्यूट ने कितना एरिया कवर किया होगा, ये मतलब 75% कवर किया ना। तो टोटल जो था 12, उसका 75% ये खा गया, ये ना। टोटल 12 का जो है मतलब 100% जब था तो 12 था, अभी 75% इसने कवर कर लिया, मतलब ये खा गया। तो 12 इंटू 75% ये खा गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 12 इंटू 75%, मतलब 75/100 होगा। तो देख लो, तो ये दोनों सेम ही आएगा, तुम देख लो, ये देख लो, ये 9 ही आएगा ना, और ये भी देख लो 9। तो इसका मतलब ये जो है, अब देखो यहाँ पर ये 12 क्या है, ये पी नॉट एस है, और ये 3 क्या है, ये पी एस है, यही ना। ये 3 है पी एस, ये 12 है पी नॉट। तो इस 12 को इधर लाओ, ये 12 को इधर लाओ, देख लो, तो यही ना आएगा 75/100। 75/100 बोले तो ये किसका है, ये है मतलब अगर ये इसको हम मोल के टर्म में बात करें तो ये है किसका, सॉल्यूट का है। तो सॉल्यूट का क्या है इसमें, फ्रैक्शन वो है। तो ये इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही तो है। अब याद रहेगा, ठीक है। तो अगर भूल गए तो ये हम इजिली थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स क्या, अब देखो एन हम मान लिए हैं स्मॉल एन किसका, सॉल्यूट का, और ये कैपिटल एन सॉल्वेंट का। तो ये क्या होगा, n/n+n होगा। यहां तक क्लियर है। अब तुमको ये सब मतलब ये मेन जो फॉर्मूला है तुमको ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर मान लो तुम्हारे पास टाइम है तो तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, इसको हमने लास्ट टाइम प्रूफ किया था, ये जो है ये, इसको अगर यहाँ पर पी नॉट एस नहीं रख करके अगर हम पी एस रखते हैं तो इसको हम मैथमेटिकली जो है इसका इसको हमने प्रूफ किया था। क्या किए थे, इसको रिवर्स किए थे और इसको भी रिवर्स करके इसको सिंप्लीफाई किए थे, तो ऐसा आया था, ये सिंपल फॉर्म में आ गया था, ठीक है। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, पी नॉट एस माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू n/n आया था, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत ही काम का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तब तो कोई टेंशन नहीं है, तब तो डायरेक्टली ये इक्वल टू कैपिटल एन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कम पड़ जाएगा। लेकिन ये है हर जगह काम आता है, ये हर जगह काम करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो है, अब इसका वैल्यू तुमको क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है। अब इसमें से तुमको किसी का, ये सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का किसी का मोलर मास पूछ देगा, तो तुमको ये जो है, या इसी में से कोई टर्म पूछ दिया, तो ये इक्वल टू ये पता है, तो ये n क्या है, किसका मोल है, ये सॉल्यूट का। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, W1/m1। ये मतलब हम सॉल्यूट के लिए लिख रहे हैं, ये W1 है मान लो सॉल्यूट का मास, और ये है मोलर मास, ये सॉल्यूट का। और सिमिलरली ये सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आएगा। तो ये जो है फाइनली तुमको यही याद रखना है, क्लियर, समझ में आया। तो ये सब जो है ये फॉर्मूला है। इसमें रिलेटिव लोअरिंग जो है ये है टर्म। रिलेटिव का क्या मतलब है, जो लोअरिंग हो रहा है, लोअरिंग मत का मतलब क्या, कितना घटा है। तो जो प्योर था पिनोटेस और ये अभी है, मिक्सिंग के बाद है, तो इसका मतलब इसमें सब ये माइनस करेंगे तो उतना ही ना घटा है, समझ में आया। और ये सब कैसे आया, यहाँ पर अगर लॉजिक तुम्हारा काम मतलब ये यहाँ पर तुम जो है अगर सोच पा रहे हो, यहाँ सोच लिया तो ये भी तुम खुद से याद रख सकते हो, क्लियर। तो अब देखो ये यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विल बी मैक्सिमम इन। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि वेपर प्रेशर जो है एक्वस सॉल्यूशन है, ये 4 है ऑप्शन तुम्हारे पास। अब बोल रहा है क्या कि किस केस में वो मैक्सिमम होगा। अब दिमाग लगाओ, सब में जो है, चारों में देखो ग्लूकोज ही है, चारों केस में ग्लूकोज है, और ये जो है मोल डिफरेंट है। तो अब दिमाग लगाओ, ये जो है एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये इसका मतलब ये जो ग्लूकोज होगा ये क्या होगा, सॉल्यूट है। तो ये सॉल्यूट है। तो अब दिमाग लगाओ, चारों केस में किस केस में वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, इसी चारों में से। वैसे तो हमको पता है प्योर फॉर्म में सबसे ज्यादा होगा, बट तुमको ये बताना है कि इस चारों में से कौन सा होगा, जल्दी बताओ। ये होगा पक्का, क्यों, कम है सॉल्यूट, ज्यादा तो कम है सोल्यूट, सही बात है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम है सोल्यूट। तो अगर सोल्यूट अगर कम है, अगर तुमने थोड़ा सा सॉल्ट डाला
पानी में, तो थोड़ा ही एरिया कवर करेगा। तो मैक्सिमम एरिया जो है वो कवर नहीं है, तो उससे ज्यादा इवापोरेट होकर के वो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है? तो आंसर विल बी क्या? ए ना। तो आंसर इज ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सोल्व करो। अब इसमें क्या पूछ रहा है? द रिलेटिव लोअरिंग, देखो इस बार लोअरिंग नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग है। लेकिन तुम चाहे रिलेटिव निकालो या सिंपली लोअरिंग निकालो, तो रिलेटिव के केस में क्या है, जो प्योर है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो प्योर तो वैसे भी फिक्स होता है, ठीक है, तो प्योर तो वैसे भी फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो अब सॉल्व करो। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी मैक्सिमम इन, अब ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब देखो इसमें जो है आंसर जो होगा या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, मतलब 0.01 और 0.05, बी और डी तो हो ही नहीं सकता। तो अब तुमको बताना है ए और सी, मतलब इसी दोनों में से कोई होगा। तो दिमाग लगाओ कौन सा हो सकता है। क्या आया? ए होगा। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, द रिलेटिव लोअरिंग, तुम सिंपली लोअरिंग का निकालो, आंसर जो आएगा लोअरिंग का वही आएगा रिलेटिव लोअरिंग का। तो तुमको पूछ रहा है कि किस केस में जो है मैक्सिमम लोअरिंग होगा। मतलब ये तो पता है कि ये सॉल्यूट डालेंगे हम तो डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर, लेकिन सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में होगा? क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से पढ़ो। ये नहीं पूछ रहा है कि अभी किस में ज्यादा है, पूछ रहा है कि लोअरिंग किस में ज्यादा होगा, मतलब किस केस में सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा। ये है ना मीनिंग। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा पढ़ो सही से, बताओ आंसर क्या होगा फिर। तो इस केस में जो है ना सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम जो है लोअरिंग किस में होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में, इसीलिए माइंड फ्रेश रहना बहुत जरूरी है, समझ में आया? स्लीपी मोड में अगर एग्जाम दिए तो कितना भी तुम पहले से टॉपर रहो, एग्जाम टाइम में अगर तुम फ्रेश नहीं हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए माइंड फ्रेश रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को अब तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसी में तुम सोच नहीं पा रहे हो सही से कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल रहा है, तो फिर आंसर तो तुम वैसे भी रॉन्ग ही करोगे, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में सीधा थोड़ी ना आएगा, तो आंसर विल बी सी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा है क्या, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ना। अब नेक्स्ट जो था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ये एलिवेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज होना। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब सॉल्वेंट का इंक्रीज हो रहा है, और ये भी हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। इसका मतलब ये भी जो है, ये प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ये ना नंबर पर डिपेंड करता होगा। मतलब तुम सॉल्यूट चाहे सॉल्ट डालो या शुगर डालो, इफेक्ट सेम होगा, ठीक है। तो ये जो है, और सॉल्यूट में भी मतलब तुम सॉल्ट में भी जो है कोई भी टाइप डालो इफेक्ट सेम होगा, कहने का ये मीनिंग है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट को पहले डिफाइन किया गया है। बॉइलिंग पॉइंट को ऑलरेडी हम लोग पहले जो है डिफाइन कर चुके हैं, और इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो अभी हम फिर से बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो है जस्ट डिफिनेशन लिख दिया गया है कि तुमको रिमाइंड हो जाए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। अब देखो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जब वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। अगर प्रेशर कुकर है तो अंदर का जो प्रेशर है वो होगा एक्सटर्नल, इसीलिए प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और खाना जल्दी बनता है, इसीलिए, समझ में आया? क्योंकि ऊपर जो है, ऊपर प्रेशर जब हम पैक किए थे उस समय तो एयर था, तो उस समय तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था, लेकिन जब पैक हो गया तो अंदर जो है, अंदर वेपर जो है ज्यादा जनरेट होगा, तो वो पैक है तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। और कुछ भी तुम खाना बना रहे हो, दाल बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो दाल को तो मतलब है टेम्परेचर से ना, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया उसका तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए जल्दी पकता है खाना, समझ में आया? ओपन है तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो टाइम ज्यादा लगेगा और खाना मतलब लेट से पकेगा। ज्यादा टाइम लगने का मतलब यही है ना कि लेट से पकना, तो ज्यादा हीट भी तुम्हारा वेस्ट होगा, ठीक है, ज्यादा देर तक तुमको हीट करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग तो पता है, ठीक है। तो अगर ओपन कंटेनर है तो उस केस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर, ये ना एटमॉस्फेयर है ना, ऊपर से प्रेशर लगा रहा है। तो ये जो वेपर प्रेशर है अंदर का, वो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब ओपन है तो एटमॉस्फेयर, उसके इक्वल हो गया तो वही होगा
बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर वो इक्वल हो गया। जैसे ये वाटर के लिए हमको पता है कितना होता है 100 डिग्री अगर ओपन है तो, ठीक है। अब देखो एट बॉइलिंग पॉइंट पी नॉट एस इक्वल टू 1 atm। इसका क्या मतलब है, ये कुछ नहीं दिया हुआ है अगर, तो हम मान के चलेंगे क्या, ओपन कंटेनर है, ठीक है। तो अगर ओपन कंटेनर है और पी नॉट एस मतलब प्योर सॉल्वेंट का है वेपर प्रेशर, तो अगर ओपन कंटेनर है और बॉयल हो रहा है, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर है तो वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। तो अगर ओपन कंटेनर है तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर एयर है ना, मीन्स एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर जनरेट करता है, 1 atm। तो इसीलिए पी नॉट एस जो है वो 1 atm है। मतलब प्योर सॉल्वेंट जो है उसका जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा ना बॉइलिंग पॉइंट पर। तो क्या लिखा है, एट बॉइलिंग पॉइंट पी नॉट एस इक्वल टू 1 atm। अगर ओपन कंटेनर है और कुछ नहीं बोला है कि कहां पर है, मतलब सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर या ज्यादा हाइट पर, तो हम नॉर्मल केस लेंगे, हम लोग मान के चलेंगे अर्थ सरफेस की बात कर रहा है वो। तो अर्थ सरफेस पर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है, ओपन कंटेनर है तो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होगा, 1 atm ना। तो इसलिए लिखा है ये पी नॉट एस इक्वल टू 1 atm। समझ में आया, पी नॉट एस क्या है, किसका है प्रेशर, ये है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट का ये प्रेशर है 1 atm एट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर के लिए कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, तो 100 डिग्री सी पर वाटर बॉइल करता है, तो उस टाइम जो है वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो हमको पता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए ठंडी में कपड़ा जो है जल्दी नहीं सूखता, टाइम लगता है, लेकिन सूख जाता है, वो धीरे धीरे इवापोरेट होता है, बॉयल नहीं होता उसमें वाटर जो है वो। कभी कपड़ा जो है धोने के बाद, हम क्लीन करने के बाद अगर हम जो है उसको ड्राई करने के लिए मतलब रख दिए सूखने के लिए, तो वो क्या, उसके जो वाटर जो है वो क्या बॉयल होता है क्या कभी, उसमें जो वाटर जो है उसके मतलब ये मान लो ये कपड़ा को हमने क्लीन किया, तो इसको अगर हमने रख दिया सूखने के लिए, तो इसके सरफेस से क्या होगा, सरफेस पर वाटर है, तो वो जो है इवापोरेट होकर धीरे धीरे निकल जाएगा। तो गर्मी में जल्दी निकलता है कंपेयर टू विंटर। तो विंटर में टाइम लगता है, इसका मतलब क्या, रेट कम है ना इवापोरेट होने का विंटर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इवापोरेट होता नहीं है, वो विंटर हो या समर हो कपड़ा सूखता ही है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज किए तो वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, अगर ज्यादा इवापोरेट होगा तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आया, गर्मी में जल्दी सूखता है कपड़ा, या तुम किसी गिलास में पानी रख दिया और बहुत गर्मी है या धूप में रख दिया, तो वो पानी जो है जल्दी इवापोरेट होकर कम हो जाएगा कंपेयर टू ये विंटर। समझ में आया। तो ये जो है ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये देखो ये ऊपर है सॉल्वेंट का, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो वाटर है प्योर, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ये नहीं होगा। और कभी ना कभी क्या होगा, बढ़ते 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 कभी ना कभी तो वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। तो ये बढ़ते 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 कभी ना कभी ये वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, ये सॉरी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बाहर से उसके इक्वल होगा। तो बाहर जो है अगर ये ओपन कंटेनर है और हम अर्थ सरफेस पर अगर ये कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो बाहर का प्रेशर कितना है 1 atm। तो ये देखो ये है 1 atm, तो ये 1 atm के सामने कभी ना कभी तो आएगा। तो ये वेपर प्रेशर बढ़ते 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 सॉल्वेंट का जो है प्रेशर, ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी इसके इक्वल होगा। तो उस टाइम बॉइलिंग स्टार्ट। बॉइलिंग क्यों क्या होता था कि जब ऊपर का प्रेशर जो है अंदर के प्रेशर के इक्वल हो गया, तो उसका सरफेस जो है उस पर नेट फोर्स 0, जितना अंदर से लग रहा है उतना ऊपर से, तो वो डांस करने लगता है, ये ना। तो ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट आ गया ना बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये है बॉइलिंग पॉइंट, और किसका, प्योर का, सॉल्वेंट का ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट है किसका, ये प्योर का, तो टी नॉट बी, टी नॉट मतलब क्या, ये है प्योर का, समझ में, ये सॉल्वेंट का, और बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या हुआ, अब ये बताओ कि ये जो है सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है ना, इसलिए किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर देखो सॉल्यूशन का कम है कम। तो लेकिन ये फिक्स है कि सॉल्यूशन के केस में भी हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन प्योर के कंपेयर में वो कम होगा। समझ में आया, तो प्योर के कंपेयर में कम होगा। तो देखो अभी जो है इसी टेम्परेचर पर ये वाटर मान लो है, तो वाटर बॉयल हो रहा था,
ये 100 डिग्री है मान लो, वाटर के लिए है तो 100 डिग्री है, तो इस पर देखो बॉयल हो रहा था, ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया था। लेकिन अगर तुमने उसमें सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो अब वो 100 डिग्री पर बॉयल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो बाहर का जो प्रेशर है उसके कंपेयर में कम हो गया, तो कम हो गया अगर अंदर का प्रेशर, तो थोड़ा और हीट करना पड़ेगा तुमको, तब जाके फिर से वो वेपर प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है, जैसे मान लो ये कंटेनर है या ये था, तो इसमें जो है ये कंटेनर है, मान लो यही ले रहे हैं, तो ये है प्योर सॉल्वेंट, मान लो वाटर है, ये अभी ऊपर का पार्ट मान लो ये जो है एटमॉस्फेयर है, तो ये जो है ये इसमें जो है वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो सरफेस पर जो है प्रेशर लगाएगा, तो मान लो बॉयल हो रहा है, तो सरफेस पर जो है सरफेस ऊपर नीचे कर रहा है, बॉयल हो रहा है। तो अब तुमने इसमें सॉल्ट डाल दिया या शुगर डाल दिया, तो इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, तो कुछ जो है इसमें से अब रिमूव कर दे रहे हैं, इसमें से कुछ जो है डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो घट जाएगा। तो अब ये सरफेस पर प्रेशर कम लगाएगा या ज्यादा लगाएगा, कम लगाएगा, लेकिन बाहर का जो प्रेशर है वो तो फिक्स है, ये जो सरफेस पर लगा रहा था 1 atm वो तो फिक्स है, लेकिन अंदर घट गया, अंदर जो है तुमने सॉल्ट डाल दिया इसमें या शुगर डाल दिया, जो भी सॉल्यूट डाल दिया, तो घट गया, तो थोड़ा सा और तुमको हीट करना पड़ेगा, थोड़ा और हीट करोगे तो फिर से थोड़ा और इवापोरेट होगा, ये थोड़ा सा और वेपर प्रेशर जनरेट करेगा, तब जाकर के फिर इसके इक्वल आएगा। तो तुमको ज्यादा हीट देना पड़ा ना, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, पहले बॉयल हो रहा था 100 डिग्री पर मान लो, लेकिन तुमने इसमें सॉल्ट डाल दिया तो अब वेपर प्रेशर घट गया, लेकिन टेम्परेचर तो वही रहेगा, तो अब तुमको और थोड़ा सा हीट देना पड़ा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए तुम देखो ये जो है तुम देखोगे कि जब तुम चाय बनाते हो, तो चाय जो है कभी देखा होगा, जब जो ये जो है चाय बन के रेडी रहता है, वो बॉयल होते रहता है, उस टाइम मान लो तुमने उसमें चीनी डाल दिया, उस टाइम मान लो तुमने उसमें शुगर डाल दिया, तो देखोगे सडनली बॉइलिंग बंद हो जाता है, बॉइलिंग जो हो रहा था वो सडनली थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बॉइलिंग जो हो रहा था वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रहा था, और तुमने उसमें शुगर डाल दिया, शुगर डालते ही वो थोड़ा सा ये जो डाउन पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, तो वेपर प्रेशर घट गया, तो अब जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है उससे कम हो गया, तो थोड़ा देर के बाद फिर से बॉयल शुरू होता है, कुछ देर टाइम लगता है ना, तो कुछ देर के बाद फिर से, क्योंकि अब तुम और टेम्परेचर तो देना कंटिन्यू रखे हो ना, मतलब हीटिंग करना तो कंटिन्यू है ना, तो कुछ देर के बाद फिर से वो क्या होता है, बॉइलिंग स्टार्ट। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या, हमने सॉल्यूट कुछ डाला है तो वेपर प्रेशर घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट को भी और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के मतलब हीट और करना पड़ेगा, तब जाकर के वो फिर से बॉयल होगा। तो इसीलिए चाय के केस में जो है बॉयल होते रहता है, तो हम उसमें अगर डाल दिए कुछ भी शुगर या कुछ भी मतलब ये सॉल्यूट, तो वो डालने के बाद वो सीधा जो है नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया? तो अब ये जो है, अब देखो ये सॉल्यूशन का ग्राफ है, तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर देखो अब ये बॉयल हो रहा था, लेकिन तुमने उसमें डाल दिया सॉल्ट या शुगर डाल दिया, तो वेपर प्रेशर घट गया, तो देखो ये घट गया है, ये सेम टेम्परेचर पर देखो ये बॉयल हो रहा है प्योर सॉल्वेंट, लेकिन ये सॉल्यूशन बॉयल नहीं हो रहा है, नीचे है, तो थोड़ा सा तुमने और हीट किया, जैसे चाय को तुमने शुगर डाल दिया तो बॉइलिंग बंद, तो फिर से थोड़ा हीट किया, तो देखो थोड़ा सा और हम टेम्परेचर बढ़ाए, तो टेम्परेचर बढ़ाए तो ये थोड़ा और ऊपर गया, तो ये बढ़ते बढ़ते कभी ना तो कभी इसके इक्वल आएगा, तो तुम थोड़ा देर चाय को और हीट किया, तो कभी न कभी फिर से वो एक्सटर्नल प्रेशर के, जैसे इस केस में थोड़ा और हीट किए, तो फिर से जो है और इवापोरेट हुआ, तो बाहर के प्रेशर के इक्वल तो आएगा कभी न कभी थोड़ा देर के बाद, तो थोड़ा देर के बाद जो है फिर से वो इसके देखो इसके पैरेलल आ गया, तो जब इसके इक्वल हो गया तो फिर से बॉइलिंग स्टार्ट। समझ में? तो ये क्या है, ये प्योर का नहीं है, ये है सॉल्यूशन का ना, तो ये इसके लिए हम लिखेंगे क्या, टीबी। तो ये जो डिफरेंस आया है दैट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी, मींस चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर का जितना था उससे बढ़ गया ना, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मींस बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हुआ है। कितना हुआ है, तो ये जो गैप है, क्लियर।
तो ये जो डिफरेंस है ये कहां से यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। समझ में आया? तो यहां जो है क्या लिखेंगे, हाँ यहां देखो, यहां पर लिखा हुआ है टी नॉट बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर दिख भी रहा है। अब जो है ये बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ज्यादा ये है या ये टीबी ना, तो ये क्या होगा, टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है। तो ये होगा टीबी माइनस टी नॉट बी, ठीक है, क्लियर। अब देखो प्योर वाटर के लिए जो है, प्योर वाटर के लिए क्या है, टी नॉट बी जो है, टी नॉट बी क्या होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी हमको पता ही है, तो उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट किए तो क्या होगा, 273 ऐड करेंगे, तो ये जो है ये हो जाएगा, इसमें ये जो है 273 ऐड करेंगे तो 373 केल्विन होगा, ठीक है। और ये प्रेशर जो है ये कब है, ये है अर्थ सरफेस पर ना, तो जब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है उस समय प्रेशर जो है ये ओपन कंटेनर में है, तो उस समय प्रेशर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो वो कितना है 1 atm ना, मीन्स 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इस प्रेशर पर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमको पता है कि वाटर बॉयल होता है कितना, 100 डिग्री सी। इसका मतलब ये नहीं कि वाटर हमेशा जो है 100 डिग्री सी पर ही बॉयल होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। अगर हम ज्यादा हाइट पर गए तो वहां पर जो है ये प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का कम है, तो बॉइलिंग जल्दी होगा, मतलब टेम्परेचर घटेगा। लेकिन वो उसी वाटर को हम अगर प्रेशर कुकर में रख दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, क्लियर है, लिखो इसको। अब देखो डेल्टा टीबी जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हम लोग डेल्टा टीबी से इंडिकेट कर रहे थे। तो डेल्टा टीबी जो है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, मोलालिटी का, मोलालिटी मतलब एम से डिनोट करते थे ना, ये एक्सपेरिमेंटली आया है, ठीक है। तो ये है बाय एक्सपेरिमेंट, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो इसको अगर हम इक्वल किए तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखेंगे, तो ये कांस्टेंट है के, और इसमें बी लगा हुआ है, बी मीन्स यहाँ पर बॉइलिंग से रिलेटेड है ना ये, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये बी आया, ठीक है। तो इस जो है ये जो के बी है, इसका नाम है क्या, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल आया है किसके लिए, मोलालिटी के लिए, ठीक है। तो ये है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका तीसरा नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो एग्जाम में क्या करेगा तुमको, या तो के बी लिख करके देगा, के बी का वैल्यू, या फिर इसी तीनों में से कोई एक नेम दे देगा, ठीक है। तो ये जो है ये नेम दे दिया और उसका वैल्यू देगा, इसका मतलब ये के बी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो के बी जो है, के बी डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए के बी का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा, और वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के बी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। अब कभी कभी क्या होता है कि तुमको के बी का वैल्यू दे देगा, कभी कभी नहीं देगा, तो तुमको फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो रिक्वायर्ड डेटा है वो देगा। जनरली नीट में क्या करता है, नीट में जनरली दे देगा, लेकिन जेई में जो है वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो जेई वाले के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो केबी का जो है फॉर्मूला उसको याद रखना पड़ेगा। नीट में भी ऐसा नहीं है कि हमेशा दे देगा, बट ऐसा चांस कम है कि नहीं, मतलब केबी का वैल्यू नहीं दे, मतलब तुमको ये फॉर्मूला याद रखना पड़े। नीट वाले के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, जेई वाले को आ सकता है, ठीक है। तो केबी का जो है अगर तुमको नहीं देगा वैल्यू तो तुमको फाइंड करना पड़ेगा। केबी इक्वल टू होता है आर इंटू टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलबी। अब यहाँ टीबी क्या है, अभी जो हमने पढ़ा है वो टीबी था सॉल्यूशन के लिए ना। अब यहाँ पर देखो ये बुक में तुमको यही फॉर्मूला मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। टीबी जो है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का, ठीक है। तो टीबी ये तुमको दिया रहेगा, और एलबी क्या है, आर तो पता ही है ना। तो एलबी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। यहाँ देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो है एलबी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, ठीक है। और ये अब इसको देखो यहाँ पर केबी का वैल्यू, ये जो है एक और फॉर्मूला है आर इंटू एम इंटू टीबी स्क्वायर। ये टीबी स्क्वायर तो वही है ना, आर भी वही है, और ये 1000 वही है। एलबी की जगह आ गया है डेल्टा एच बी। अब बोलोगे ये क्या है, तो देखो पहले एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है एम के लिए, और डेल्टा एच बी क्या है, ये भी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंस है।
ये था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, और ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल। तो वो था पर ग्राम और यह पर मोल। तो अगर ये पर मोल होगा तो ऑब्वियसली उसमें जो है मोल कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए जो है मोलर मास जो है यहाँ आ गया ऊपर, समझ में आया? तो ये जो है सॉल्वेंट का मोलर मास ऊपर आ गया। तो बेसिकली ये दोनों सेम ही है, सिर्फ तुमको ये एलवी की जगह अगर डेल्टा एच भी रख रहे हो तो एक्स्ट्रा तुमको ये मोलर मास चाहिए। तो तुमको क्या डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर पर ग्राम दिया हुआ है तो ये होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है और डेल्टा एच भी क्या होता है, तो ये सब चीज हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनामिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट में, ठीक है। तो वो सब तुमको इन्फॉर्मेशन देगा तो तुम के भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जेई वाले को थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन कराता ही है, ठीक है। अब देखो अगर लिक्विड वेपर जो है इक्विलिब्रियम में है, मीन्स क्या, ऐसा सिचुएशन कब आएगा, जब बॉयल होता रहेगा। सॉल्वेंट अगर बॉयल होगा तो उस समय बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो है टेम्परेचर बढ़ता नहीं है जब तक कि सारा इवापोरेट न हो जाए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो क्या होता है उस टाइम अगर क्लोज कंटेनर है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है, जैसे मान लो प्रेशर कुकर है तो उसके अंदर जो है बॉइलिंग पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है, वो क्लोज है ना। तो ये इक्विलिब्रियम अगर है तो उस टाइम जो है इंट्रोपी चेंज क्या होगा। अब ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ, थर्मोकेमिस्ट्री में। इंट्रोपी चेंज जो है ये सब पढ़ चुके हैं, ये सेम तो हम मान के चलते हैं वो सब पता है। तो ये जो है ये क्या है, डेल्टा एच वी अपॉन टी बी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है चेंज इन हीट, मतलब चेंज इन इंथैल्पी, वहां पढ़े थे। और ये जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा दैट विल बी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये सब हम लोग वहां पढ़ चुके हैं। और ये केबी का जो फॉर्मूला है, अब इसमें ये जो फॉर्मूला था तो इसमें अगर ज्यादा क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया तो तुमको इसकी जगह ये सब इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो डेल्टा एच जो है यहाँ से डेल्टा एच वी की जगह क्या आएगा, टीबी इंटू डेल्टा एस, तो यहाँ रख दो। तो डेल्टा एच वी था ना यहाँ पर डेल्टा एच वी, तो डेल्टा एच वी की जगह यहाँ से आ जाएगा टीबी इंटू डेल्टा एस। तो ज्यादा अगर डिफिकल्ट किया क्वेश्चन को तो तुमको इस चैप्टर को थर्मोकेमिस्ट्री से मिक्स कर सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। और ये टीबी, ये टीबी और ये टीबी, यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो ये जो है ये कैंसिल होगा। तो फाइनली आएगा क्या, आर इंटू एम इंटू टीबी अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो इसमें केबी जो है यहाँ दिख रहा होगा, केबी टीबी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले ही लिखा हुआ है क्या, केबी जो है डिपेंड करता है, केबी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी। तो देखो टेम्परेचर पर जो है मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर डिफरेंट होगा तो केबी का वैल्यू भी डिफरेंट होगा, कहने का ये मतलब है, ठीक है। सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो सॉल्वेंट डिफरेंट है, अगर मिल्क है और वाटर है तो केबी चेंज होगा, ठीक है। और सेम सॉल्वेंट है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अब बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफरेंट हो सकता है, अब तुम सोचोगे कि सेम सॉल्वेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट कैसे, तो डिफरेंट हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट भी। कैसे, अगर ओपन कंटेनर में कर रहे हो तब बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंट है, क्लोज कंटेनर में कर रहे हो प्रेशर कुकर में तो वाटर ही है अगर, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अगर तुम ऊपर ले गया ज्यादा हाइट पर तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए केबी भी चेंज होगा, समझ में आया। अब देखो नोट में क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उससे इफेक्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है, इंटरमोलिकुलर क्या होता है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े थे, वहां पर था ये टर्म आया था इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो टाइप का था, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर था विद इन द मॉलिक्यूल, इंटरमोलिकुलर था बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दोनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये सब हम वहां डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर ये हाइड्रोजन अगर अटैच हो, जैसे HF, वाटर, ये सब हम वहां डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अगर दो मॉलिक्यूल ज्यादा जो है आपस में बॉन्डेड है, जैसे मान लो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल जो है आपस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अगर बॉन्डेड है तो उसको इवापोरेट करना डिफिकल्ट है या इजी है, डिफिकल्ट है। तो उसको जो है डिफिकल्ट है इवापोरेट करना, तो उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, समझ में आया। तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है।
किसके कंपेयर में? वाटर का जो भाई है, वाटर के नीचे H2O से नीचे है H2S, तो H2S का मास ज्यादा है तो होना चाहिए उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वाटर का होता है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर। सिमिलरली HF का ज्यादा होता है HCl से, HBr से। तो ये सब हम वहां पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सोल्व करो। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस in 100 gram diethyl ether boils at 36.06 डिग्री C, whereas pure diethyl ether, मतलब यहाँ पर इथर लिखा है, मतलब क्या ये इसी के लिए है। boils at 35.6 डिग्री C, find molecular mass of solute। और तुमको क्या दिया हुआ है? Kb देखो दिया है, Kb of ether means diethyl ether, इसका दिया हुआ है कितना? 2.02 केल्विन पर मोल इंटू Kg, ठीक है। तो ये जो है Kb दिया हुआ है तुमको। और अब देखो, जब सॉल्यूशन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 36.06 है ना। तो सॉल्यूशन का ये है बॉइलिंग पॉइंट, और जब प्योर है तो उसका है 35.6। तो देखो ये कम है ना प्योर फॉर्म में, तो उसमें अगर कुछ मिक्स किया गया, कुछ भी अगर मिक्स करेंगे तो वो जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है तो हमको ज्यादा जो है हीट देना पड़ता है उसको फिर से वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। तो यहाँ से डेल्टा टीबी निकल जाएगा, तो डेल्टा टीबी निकल जाएगा, और डेल्टा टीबी हमको पता ही है इक्वल टू क्या होता है? केबी इंटू मोलालिटी। तो ये जो है अब डेल्टा टीबी निकल गया, केबी दिया ही हुआ है, तो मोलालिटी हमको पता ही होता है मोल पर केजी, यही ना। तो और ये जो है सबका डेटा दिया ही हुआ है, तो खुद से पहले ट्राई करो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी करो, ये थोड़ा सही कर लो इस क्वेश्चन में। ये जो है ये 36.0 नहीं है, ये है 36.86, ठीक है। चलो सॉल्व करो जल्दी। आया आंसर? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डेल्टा टीबी जो है वो क्या होगा? 36.86 ये है सॉल्यूशन का और ये है प्योर सॉल्वेंट का। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से माइनस कर देंगे ये इसका 35.6, तो ये आएगा 1.26, ठीक है। अब देखो कोई ये सोच रहा होगा कि केल्विन में कन्वर्ट करके तब माइनस करेंगे। अब देखो इसमें जो है तुम केल्विन में कन्वर्ट करो और तब माइनस करो, तब भी डिफरेंस उतना ही आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा ना, तो 273 दोनों में ऐड करोगे तो डिफरेंस जो है उतना ही आएगा, 1.26 का ही रहेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डिफरेंस फाइंड करना हो तो केल्विन में करो या इसमें ये सेल्सियस में डिग्री सी में अगर डिफरेंस लो तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, है ना। तो डेल्टा टीबी जो है कितना आया? 1.26 इक्वल टू केबी दिया हुआ है 2.02 इंटू एम, एम क्या है? मोलालिटी मीन्स मोल पर केजी, ठीक है। तो ये सब हम लोग मोलालिटी के बारे में कंसंट्रेशन टर्म पहले पढ़ चुके हैं। तो मोलालिटी जो है वो क्या होगा? मोल पर केजी। मोल किसका? सोल्यूट का। सोल्यूट कितना है? 8 ग्राम, 8 बाई कितना? मोलर मास, तो ये हो गया मोल, और इसको हम डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के मास से, ठीक है, मास इन केजी। तो ये मोल हो गया और ये अपॉन केजी, तो 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो। तो 100 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे? 100 बाई 1000, तो 1000 चला गया ऊपर, ठीक है। तो इसको अगर सोल्व किए ना तो ये आता है m इक्वल टू 128.25, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसमें क्या था? ये बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज कर जा रहा था अगर हम सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिए। क्यों ऐसा? क्योंकि वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा था। तो वेपर प्रेशर जो है कुछ ऐड करने से, सॉल्यूट को ऐड करने से डिक्रीज हो रहा था, और फिर हमको ज्यादा हीट देना पड़ता था, तब उसका टेम्परेचर बढ़ता था। मीन्स बॉइलिंग जो है कुछ देर के बाद होता है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था, ठीक है। इसलिए क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसमें उल्टा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या है? इस केस में डिक्रीज हो जाता है, इसलिए लिखा है क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू दैट ऑफ फ्रोजन लिक्विड। तो अब देखो ये फ्रोजन लिक्विड क्या है? ये ग्राफ है, इसमें y एक्सिस पर वेपर प्रेशर है और x एक्सिस पर टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखो
प्योर सॉल्वेंट जो है, प्योर सॉल्वेंट का तो पता है हमको, ऐसा होता है वेपर प्रेशर का ग्राफ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन का भी हमको पता है, वो नीचे होता है, ठीक है, ये नीचे होता है क्योंकि ये जो है इसमें सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो इसलिए ये नीचे आएगा इसके। अब देखो ये है फ्रोजन लिक्विड। फ्रोजन लिक्विड का क्या मतलब है, जैसे मान लो वाटर के लिए आइस तुम ले रहे हो, ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री, ये हमको पता है। लेकिन तुमने आइस लिया है मान लो -20 पर, तो उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो -20 से कितना -10 आया, -5 आया, तो अभी भी तो आइस ही है ना, जब तक 0 नहीं आया तो वो आइस ही है। और अगर हम प्रेशर को जो है अगर हम कंट्रोल किए, प्रेशर के इफेक्ट से उसका जो है उसका हम टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 0 डिग्री है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तब, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तब है वो। तो इस केस में जो है, इस केस में क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है इस केस में ये है फ्रोजन सॉल्वेंट का, ये है ग्राफ। अगर वो आइस जो है -20 पर है और उसको तुमने क्लोज कंटेनर में रखा है, तो -20 पर भी थोड़ा सा वो इवापोरेट होकर के थोड़ा सा वो जनरेट करता है वेपर, समझ में आया। नहीं तो फिर जिस कंट्री में माइनस में टेम्परेचर होगा वहां कपड़ा कभी सूखेगा ही, ठीक है। तो ये जो है माइनस में भी है, अगर -20 पर भी है अगर, तब भी वो थोड़ा सा वेपर जनरेट करता है, ठीक है। तो -20 पर अगर है आइस और फिर हम उसको बढ़ा करके -10 -5 ले गए, तो थोड़ा सा वेपर प्रेशर, थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा ही वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये देखो ये फ्रोजन सॉल्वेंट का है, ठीक है, ये देखो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो अब क्या हुआ, अब ये जो है इसके इक्वल जब ये हो जाएगा, मतलब इस लाइन को जब टच करेगा, तो उस टाइम ये सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो भी है वो जो है फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रोजन सॉल्वेंट का जो लाइन है उसे टच करना चाहिए ना। तो देखो ये सॉल्वेंट जो है डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर, क्योंकि हम टेम्परेचर घटा रहे हैं ना। तो डिक्रीज होते होते कभी तो इसको टच करेगा, तो जिस टाइम टच किया, जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर के केस में अगर प्योर वाटर है तो ये क्या होता है टेम्परेचर 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री पर ये जो है ये क्या होगा, ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर सॉल्यूशन है तो देखो सॉल्यूशन जो है थोड़ा देर के बाद जाके टच कर रहा है, यही ना, ये जो है देखो ये आगे, मतलब ये पीछे जा रहा है, टेम्परेचर जो है पीछे जा, तो इतना का गैप है ना, क्या, तो इतना का गैप है। तो ये बताओ कि ये जो है इसमें, इस दोनों में हम कौन सा लेंगे, T0F और कौन सा लेंगे TF, दिमाग लगाओ। प्योर वाला T0। ये जो आगे है ये क्या होगा, ये प्योर है ना सॉल्वेंट, तो ये इसको क्या लेंगे, T0F लेंगे, ठीक है। और ये सॉल्यूशन का ये है, देखो ये पीछे है, टेम्परेचर इसका कम है, तो इसीलिए तो लिखा है डिप्रेशन, ये कम हो गया ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, TF लिखेंगे। तो ये हो गया TF और ये हो गया T0F, क्लियर। अब देखो ये जो गैप है, इस दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप को क्या बोलेंगे, डिफरेंस है ना ये दोनों के बीच का। वहां पर हम लोग नाम दे रहे थे क्या, डेल्टा TB, तो इसका नाम क्या देंगे, डेल्टा TF, यही ना, तो इसका नाम देंगे हम डेल्टा TF, ठीक है। अब बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ये डेल्टा TF जो होगा क्या होगा, TF माइनस T0F या T0F माइनस TF क्या होगा, तो ये ज्यादा है ना, तो ये होगा क्या, T0F माइनस TF होगा, क्योंकि ये T0F जो है ज्यादा है TF से। TF किसका है, TF है सॉल्यूशन का ना, और T0F है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब देखो वहां पर जो है, वहां पर क्या था, बाय एक्सपेरिमेंट डेल्टा TB था मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ भी सब कुछ वैसा ही है। वहां पर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TB, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा TF, ये भी वैसा ही है। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या है, KF इंटू M, ठीक है। वहां पर क्या था, KB इंटू M ना, तो यहाँ पर है ये कांस्टेंट किया आया है और F आया है फ्रीजिंग के लिए, वहां पर था B आया था बॉइलिंग के लिए, ठीक है। तो KF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या उसी का दूसरा नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल क्यों, क्योंकि मोलालिटी के लिए, वहां भी था ना मोलल वर्ड, ठीक है, KB में भी, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये 3 नाम है, ठीक है। अब एग्जाम में जो है तुमको डायरेक्टली KF लिखा रह सकता है, या इस तीनों में से कोई नाम दे देगा और वैल्यू देगा, ठीक है। अब KF का वैल्यू जो है वहां पर जो था TB वो यूज करते हम ना KB के लिए, तो यहाँ पर KF के लिए TB नहीं TF यूज करेंगे, ठीक है, TF यूज करेंगे। और वहां पर था क्या, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें थे, यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो है दोनों सिमिलर है, वो अगर याद है तो तुम ये भी सोच सकते हो, ठीक है।
तो ये TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का है, ठीक है, वहां पर भी था ना सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये है सॉल्वेंट का, ठीक है। और ये LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम, ठीक है। अब ये देखो इसमें जो है ये डेल्टा HF आ गया, ये फ्रीजिंग है ना फ्रीजिंग पॉइंट, इसीलिए डेल्टा HF आया है, तो ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल है, ठीक है। और ये M टर्म आ गया, वहां भी था आया था M टर्म, और ये है TF टर्म। क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलो लिखो इसको, ये है आज का होमवर्क, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।